हेलो एवरीवन। आ जाओ भाई फटाफट से। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो भाई सभी। सो फाइनली तुम्हारी गुजारिश मेरे द्वारा हमेशा की तरह स्वीकार कर ली गई है। ठीक है। और सो आप सबका एक रिक्वेस्ट था कि मैम हिस्ट्री के जो मेजर पीवाईक्यू आए हैं, मतलब जो टीजीटी एसएसटी में हिस्ट्री सेक्शन के पेपर्स हैं, एक बार उनको सोल्व करवा दो, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो चलो भाई, कोशिश है उनको सोल्व करवा दूं, साथ में कुछ और भी ज्ञान तुम्हें दे दिया जाएगा। तो ये जो मैंने पेपर स्कैन किया हुआ 2019, 2020 और 2021, इससे पहले के जो भी पेपर है ना, 2017, 2018, मैं कह रही हूँ हिस्ट्री इतनी आसान आई हुई है, इतनी आसान है, जो मैंने एज ए जीएस करवा रखी है ना, उसमें से भी कवर हो रखी है। तो कोई मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं लगी कि आपको वो सब कुछ बताना चाहिए, तो यू कैन मैनेज इजीली। तो ये अच्छे पेपर लगे जिनमें स्टैंडर्ड है थोड़ा समझाने का, कवर ये भी है सारे क्वेश्चन अपने बैच में, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग। तो 2019, 2020 और 2021 में ध्यान से सुनिएगा, पेपर में से मैंने सिर्फ वो सेक्शन कट किया है जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस है। सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन स्कैन किए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब क्या है भाई ये खिलाफत आंदोलन, इसको समझ लेते हैं। तुर्की में क्या था, तुर्की में खलीफा का मतलब आपको पता पद होता था, जैसे पैगंबर के बाद खलीफा को मानते थे, मुस्लिम धर्म में होता है मतलब खलीफा। तो पैगंबर के बाद जैसे खलीफा को मानते थे, जितने भी काम वाम किए जाते थे खलीफा की आज्ञा से किए जाते थे। फिर आपको पता तुर्की में बहुत सारे एक बार आंदोलन वगैरह हो गए थे, क्रांतियां सी हो गई थी। तो जब तुर्की में क्रांतियां हो गई, आंदोलन हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, वो खलीफा की पोस्ट को खत्म कर देते हैं। तो फिर उस पोस्ट को वापस लाया जाए, इसके लिए जो है आंदोलन चलाया था मुस्लिम्स लोगों ने। और ये आंदोलन 1919 से लेके 1922 तक चला था। यदि आपको ऑप्शन ऐसा मिले ना, इंडिविजुअल डेट ना मिलके पेयर में डेट मिले, तो 1919 से 1922 में ये आंदोलन जो है चलाया गया था। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा भाई, 1919। मतलब एक ही ऑप्शन देना तो 1919 ही देना, बट ये आंदोलन जो है लंबा चलता रहा था। कुल मिला के बात ये है कि खिलाफत आंदोलन जो है चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और फाइनली सबने कहा भाई ये खलीफा की पोस्ट वापस आनी चाहिए। बट हुआ क्या, फाइनली इस पोस्ट को खत्म ही कर दिया गया था कुछ टाइम के बाद। बट यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इसका जो कहते हैं ना, एक लीडरशिप जो भारत में की थी, किसने की थी, वो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी ने क्या किया था भाई, खिलाफत आंदोलन का लीडरशिप किया था। जो सुन्नी मुस्लिम थे वो खलीफा के पोस्ट को लाने के लिए इस आंदोलन को चला रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है इतिहास का, दिस इज द क्वेश्चन। ये हिस्ट्री का भी कह सकते हो आप, इसको पॉलिटी का भी क्वेश्चन कह सकते हो, बट ये हिस्ट्री में पढ़ा रखा है मैंने, इसलिए इसको हिस्ट्री में ही ले लिया। ठीक है, महात्मा गांधी में हमने पढ़ा था ये क्वेश्चन कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त कर दे। मैं ऐसे संविधान के लिए प्रयास करूंगा जो हर एक गरीब व्यक्ति के लिए हो। तो आपको पता है ये जो बात है वो महात्मा गांधी जी ने कही थी जब संविधान की मांग जोरों शोरों से उठ रही थी। तो महात्मा गांधी कहते थे कि भाई ऐसा संविधान हो, कहते हैं ना भारत के लोगों का, भारत के लोगों के द्वारा दिया गया संविधान हो। तो ये वाली जो बात है ये किसने कही थी भाई, महात्मा गांधी जी ने कही थी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये महात्मा गांधी के द्वारा गिवन है। और हरिजन शब्द भी पहली बार आपको पता है महात्मा गांधी जी ने ही यूज किया था, किस शब्द को भाई, हरिजन। बी आर अम्बेडकर आपको पता संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी है उसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था संविधान से रिलेटेड पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता है संविधान के पहले स्थायी अध्यक्ष जो हुए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब संविधान सभा बन रही थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे वो कौन चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बट आई थिंक इट्स नॉट रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्यादा हिस्ट्री से ज्यादा रिलेट करेगा। चलो नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है। तो यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां भी आपको सोशल सा शब्द ज्यादा है ना, ज्यादातर इस टाइप की जो बुक्स है वो रूसो के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है वो रूसो के द्वारा लिखी गई है। द स्पिरिट ऑफ लॉज, इंग्लिश में बेटर तरीके से दिखती है ये वाली बुक। द स्पिरिट ऑफ लॉज की बात करें तो ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मॉन्टेग्यू भी बोल देते हैं इसको इंग्लिश में, मॉन्टेस्क्यू कुछ भी तुम कह सकते हो। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल सबको पता है भाई, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। दास कैपिटल सबको पता है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। और जो ये बुक है ट्रीटीज एंड टॉलरेंस,
ये फ्रेंच राइटर थे, ये हमने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ा है क्वेश्चन। ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस, फ्रेंच राइटर थे जिसका नाम था वोल्टेयर, ठीक है, जिसका क्या नाम था भाई, वोल्टेयर। और ये वाली जो बुक है वो वोल्टेयर के द्वारा लिखी गई थी। तो हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री ज्यादा आ रखी है, तो मेरी कोशिश है पहले पीवाईक्यू करवा देती हूँ आपको, उसके बाद मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्विक रिवीजन आपको दे दूंगी, ठीक है। और वैसे मुझे लगता है कि जो कोर्स वाले बच्चे उनको तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीमा मैम से मैंने स्पेशल वर्ल्ड हिस्ट्री करवा रखी, कम से कम भी 20 क्लास, और मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा, बट स्टिल मैं एक सरसरी रिवीजन जरूर दे दूंगी वर्ल्ड हिस्ट्री की, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो स्वराज पार्टी की स्थापना है सबको पता है, 1 जनवरी 1923। ये डेट है ना, बड़ा कंफ्यूज करती है, ध्यान से सुनना। कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा 30 दिसंबर 1922, ठीक है भाई, ये कह दो 30 दिसंबर की आधी रात को हुई थी क्या स्वराज पार्टी की गठन, बट आपको सही डेट यदि एग्जाम में ये वाला ऑप्शन हो ना, 1 जनवरी वाला, तो 1 जनवरी 1923 वाला ही ऑप्शन करोगे आप। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था CR दास, ठीक है, चित्रंदन दास जिसको आप बोलते हो, CR दास के द्वारा स्वराज्य पार्टी का क्या किया गया था भाई, गठन किया गया था। बिल्कुल डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। बाद में आपको पता है अंबेडकर का क्या भूमिका है इतिहास में, जवाहरलाल नेहरू की भूमिका सबको पता है इतिहास में क्या भूमिका है, ठीक है। और महात्मा गांधी के बारे में तो सभी जानते ही जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष फ्रांस के सम्राट के रूप में अपनी ताजपोशी की थी? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन में कुछ समझाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन एज इट इज। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस की किस पे बैठे थे भाई, गद्दी पर बैठे थे। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस में कुछ भी रट्टाफाइड मतलब कुछ भी समझाने का नहीं होता। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो गद्दी पर बैठे थे कब भाई, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। मतलब हिस्ट्री के लोग वैसे तो कम ही है, बट स्टिल एक तो भाई तुम आंसर दो, तुम आंसर नहीं दे रहे, आंसर देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेपर सिर पे है, पता तो चले कि तुम सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तो आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। नेक्स्ट है, अक्टूबर क्रांति के दौरान रूस का जार कौन था? अब एक शब्द, ये क्वेश्चन एस्टेट के अंदर आया था, ये क्वेश्चन एस्टेट में पता क्या आया था, रूस के शासकों को क्या बोलते हैं। देखो 2018 में क्वेश्चन आया ये, और 19 में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। ये पूछ रहा है कि रूस का जार, तो जार शब्द याद रखना, क्वेश्चन ये आया था पेपर में, रूस के शासकों को क्या कहा जाता है? तो रूस के शासकों को क्या कहा जाता है भाई, जार कहा जाता है। अक्टूबर क्रांति क्या थी, अक्टूबर के महीने में एक्चुअली रूस में क्रांति हुई थी 1917 के अराउंड, वो 2 बार हुई थी, एक बार मार्च के महीने में हुई थी और एक बार अक्टूबर के महीने में हुई थी। ऐसे ही सत्ता में विरोध चल रहा था, तो 2 बार क्रांति हुई थी, अक्टूबर वाली फेमस हुई थी। तो उस टाइम जो रूस का शासक था वो था निकोलस सेकंड, ठीक है। वो कौन था भाई, रूस का जो शासक था, एक सेकेंड साइड में कर लेती हूँ मैं। तो रूस का शासक था निकोलस सेकंड, और ये चीज याद रखना, ये क्रांति अक्टूबर में भी हुई थी और ये क्रांति मार्च में भी हुई थी, ठीक है। तो ये क्रांति 2 बार हुई थी, और उसमें जो निकोलस सेकंड शासन था, बाद में बोल्शेविक जो समाज पार्टी थी उसको जो है शासन के अंदर ला दिया गया था, और पद त्याग और ये सारी घटनाएं जो है यहाँ पर चलने लगी थी इस तरीके से। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन 1 साल वर्ल्ड हिस्ट्री के आए हुए हैं, 1 साल बिल्कुल जनरल हिस्ट्री आई हुई है। वो एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं कह सकते, पढ़ना सारा ही है। नेक्स्ट, होवा हाउ आंदोलन के संस्थापक कौन था? अब इसकी शक्ल देखो, तुम्हें इसकी शक्ल से कुछ कुछ फील हो रहा है, होवा हाउ मतलब इसकी शक्ल ही कुछ ऐसी अजीब सी है, और इसका जो खोज करता है या कुछ है, तो वो हुनी फोसो। ये एक्चुअली एक आंदोलन चला था 1839 के आसपास, 1839 के आसपास चला था। ऐसे ये कोई सोशल रिलीजियस सा आंदोलन था, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा हनी फूसो, 1939 के अराउंड ये आंदोलन चला था, एक रिलीजियस सा टाइप का ये क्या था भाई, आंदोलन था। नेक्स्ट है, चंपारण कहां पर स्थित है? मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को भी बताने की मुझे आवश्यकता पड़ेगी। चंपारण जो है बिहार के अंदर स्थित है, और चंपारण आंदोलन सबको पता है, महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा है भाई, चंपारण आंदोलन है। कई बच्चे कहते हैं मैम महात्मा गांधी का तो पहला आंदोलन सत्याग्रह था। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां लड़ा था? तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में लड़ा था महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1907 में, 1907 के अंदर, ठीक है, 1907-8 पहला सत्याग्रह, क्योंकि वहां पर भारतीयों की दुर्दशा थी। आपको पता भारतीयों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उनको हमेशा आईडी पहन के रखना होता था, बहुत ज्यादा उनको ह्यूमिलेट किया जाता था इंडियंस को। तो महात्मा गांधी ने वहीं पर जो है अपना पहला सत्याग्रह चलाया था।
तो पहला सत्याग्रह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है 2018 में। पहला सत्याग्रह कहां और किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने, दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन जब भारत की पूछा जाए, आपको पता भारत में 1915 में आए थे, है ना? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौट के आए थे। और जब ये भारत वापस लौट के आए तो 9 जनवरी को इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है कि भाई बाहर जो देश में बसे हुए हैं इंडियंस, वो इंडिया आए, इंडिया में भी ऑप्शंस है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसीलिए ये 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। दिस इज अ रीजन अबाउट दिस। और 1915 में 1915 में महात्मा गांधी आए थे। तो जब महात्मा गांधी भारत में आ गए तो 1916 में इन्होंने अहमदाबाद साबरमती के किनारे पर जो है, इन शॉर्ट महात्मा गांधी काफी इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने यूट्यूब पर भी 1-2 बार डिटेल से पढ़ा रखे हैं महात्मा गांधी के बारे में। जनरल तो सबको ही पता है महात्मा गांधी का जन्म हुआ, ये हुआ वो हुआ, कोई एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। 1893 में 1893 में क्या हुआ था, इन शॉर्ट 2 मिनट में महात्मा गांधी को कंप्लीट कर देती हूँ। 1893 में क्या हुआ था, एक भारतीय व्यापारी था अब्दुल्ला, अहमद अब्दुल्ला कुछ करके, उसके मुकदमे की पैरवी करने के लिए उसने कहा कि मैं तो कोई भारतीय वकील लेके आऊंगा क्योंकि मैं भारत का हूं और मेरा मुकदमा कोई भारत का वकील लड़े। और आपको पता है महात्मा गांधी जी बैरिस्टर मतलब वकील की डिग्री कर रहे थे। तो 1893 में ये चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका उसका मुकदमा लड़ने के लिए। और जब उसका मुकदमा वहां पर लड़ते हैं, फिर वहां रहते हैं, धीरे धीरे देखते हैं भारतीयों की कितनी मतलब डरबन शहर में जाते हैं शुरू में, फिर भारतीयों की दुर्दशा देखते हैं, सत्याग्रह करते हैं, फिर वहां पर लियो टोल्स्टॉय होते हैं, उनसे ये काफी ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं जो है महात्मा गांधी। और एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि महात्मा गांधी जी को जो निबंध है, मतलब महात्मा गांधी हमेशा सत्याग्रह वर्ड को यूज करते हैं, तो ये प्रेरणा उनको कहां से मिली थी? तो वो हेनरी डेविस थोरो का निबंध था। याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। हेनरी डेविस थोरो का निबंध था जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस। ठीक है, हेनरी डेविस थोरो का निबंध था जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस। तो सिविल डिसओबीडियंस से महात्मा गांधी को सत्याग्रह वर्ड लिखने की प्रेरणा मिली थी। और भारतीयों की दुर्दशा के बारे में जो लिखा था, माई ओपिनियन नामक एक बुक थी जिसमें इसने भारतीयों की दुर्दशा के बारे में लिखा था। ठीक है, फिर महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आ जाते हैं। अब ये भारत में आराम से 1916 में इन्होंने साबरमती कहते हैं ना, ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है लाइन, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कभी 2 अक्टूबर को मूड में सुनाऊंगी पूरा। ठीक है, तो महात्मा गांधी को इसीलिए साबरमती के संत भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर उन्होंने आश्रम जो है अपना लगा लिया था। तो वो आराम से बैठे थे, उनके दिमाग में नहीं था भारत की राजनीति में आने का, कुछ भी नहीं था। होता क्या है, बिहार के चंपारण जगह पर अंग्रेजों ने एक व्यवस्था लागू कर दी जिसको 3 कठिया व्यवस्था कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है भाई? 3 कठिया व्यवस्था। ठीक है, 3 कठिया व्यवस्था मतलब अंग्रेजों ने कहा कि तुम अपनी भूमि पर नील उगाओ, नील, है ना। और ये कहते हैं भाई जब नील उगाया जाता है ना तो भूमि बंजर हो जाती है। मैंने ऐप पर जो हिस्ट्री करवा रखी है एसएसटी बैच में, मेरे अलावा मैंने तो आपको एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न करवाई है, उसके अलावा जो साउथ हिस्ट्री है, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, जो मैंने सीमा मैम से एडिटिंग करवाई है। आपको पता है मैं ना, मेरा एक नेचर है कि मैं कभी कंटेंट में कमी नहीं होने देती, तो मैं एक्चुअली एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न ही पढ़ाती हूँ ज्यादा। और साउथ और वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने वहां सीमा मैम से करवा रखी है। तो सिर्फ मेरी नहीं, साथ में जो सीमा मैम की क्लास है वो भी, ठीक है ना, वो भी आपको साथ देखनी है, फिर आपका हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये श्योर है। ठीक है, जो भी वीडियोस हैं हिस्ट्री सेक्शन में सारी देखनी है, ये मान के चलो, फिर नहीं छूटेगा। ये नहीं है कि सिर्फ मेरी वाली देख लो, उनके अलावा साउथ हिस्ट्री और वर्ल्ड लिटरेचर है वो भी तो देखोगे ना। हाँ, तो 1917 में फिर क्या हुआ भाई, चंपारण में एक आंदोलन हो जाता है। अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम तुमसे टैक्स वैक्स लेंगे, जो टैक्स नहीं देगा उसकी भूमि जब्त कर लेंगे, ये है वो है, मतलब ऐसे करके नील उगाने से भूमि बंजर हो जाती थी। तो राजकुमार शुक्ल नाम का एक पर्सन था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, बंदे का नाम था राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल, वैसे तो है ना, मैं तो भूल ही गई, मतलब हिस्ट्री मुझे लग रहा है यार कब कितने दिन बाद पढ़ा रही हूँ, 8-10 महीने हो गए शायद हिस्ट्री को खत्म करे हुए। उसके बाद आज प्रीवियस क्वेश्चन के लिए उठाई है, मतलब वो कहते हैं ना दिमाग में जो फ्लो होता है पढ़ाते पढ़ाते, वो आज आ नहीं रहा, बट आएगा, 2 मिनट रुक जाओ क्योंकि सब्जेक्ट तो था ना। तो राजकुमार शुक्ल क्या करते हैं भाई, पत्र लिख के महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं। कुछ ज्यादा साइकोलॉजी हिंदी इंग्लिश में घुस गए इन दिनों में, तो बेचारा फ्लो ही टूट गया आज। तो राजकुमार शुक्ल पत्र लिख के क्या करते हैं भाई, महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं, और फिर महात्मा गांधी चंपारण आते हैं, और फिर ये नील की खेती के मतलब इससे छुटकारा दिलवाते हैं। फिर महात्मा गांधी फेमस हो जाते हैं। फिर ये अपना खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन लड़ते हैं। आपको पता है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन आता है 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन आता है 1918 में। फिर महात्मा गांधी धीरे धीरे पॉपुलर होने लग जाते हैं लोगों की नजरों में। फिर बड़ा आंदोलन आ जाता है आपका सविनय, ये जो
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, महात्मा गांधी का पहला बड़ा आंदोलन आ जाता है, जिसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखना है। जितनी भी उपाधियां थी सभी वापस लौटा दी गई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में सारी उपाधियां क्या कर दी गई थी भाई, वापस जो है लौटा दी गई थी। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी दौरान लाला लाजपत वो जो थे बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब आप उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, एक वो हो जाता है, एक स्थापना, मतलब तिलक स्वराज कोष की स्थापना हो जाती है, जिसमें लगभग 1 करोड़ पैसा इकट्ठा होता है और उसे 10 लाख चरखे लोगों को वितरित किया जाता है। चरखे मतलब काटने के लिए लोगों को वितरित किया जाता है और फिर चरखे काटे जाते हैं। तो ये सभी घटनाएं असहयोग आंदोलन की काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पता है जो चोरा चोरी की हिंसक घटना होती है 5 फरवरी 1922, उसकी वजह से ये जो आंदोलन वापस ले लिया जाता है। फिर महात्मा गांधी का आपको दांडी मार्च इंपॉर्टेंट याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक तोड़ो कानून, दांडी मार्च और ये सब कुछ। एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके अंदर क्वेश्चन एस्टेट में ये डाला गया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट में किसने मतलब इनडायरेक्ट रूप से वो किया था, इनडायरेक्ट रूप से मतलब वो किया था, लाइक हेल्प किया था। तो उषा मेहता ने इनडायरेक्ट रूप से क्या किया था भाई, हेल्प किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे महात्मा गांधी से रिलेटेड। हाँ, केसरी हिंद की उपाधि को वापस लौटाया था, बिल्कुल। अब ये केसरी हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, क्यों दी थी पता होगा ना। जब वर्ल्ड वार हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, तो महात्मा गांधी तो नए नए भारत आए थे, महात्मा गांधी को नहीं पता था अंग्रेजों के मन में क्या है। महात्मा गांधी तो ये सोच करते थे कि भाई अंग्रेज लोगों को कुछ अच्छा देंगे तो अंग्रेज अपने आप इंडिया छोड़ेंगे। आपको पता महात्मा गांधी अलग फिलोसफी के थे, तो अंग्रेजों ने सैनिक मांगे थे और महात्मा गांधी ने सैनिक भेज दिए थे, है ना। तब अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि से नवाजा था, जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान, ये जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने इसको वापस कर दिया था। ठीक है, तो बिहार में हुआ था भाई ये 1917 में आंदोलन, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच में वो जियो का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम राज्य, आपको पता है स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का गठन हुआ था भाषा के आधार पे, आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पे पहला राज्य। तो ये तो आसान सा ही क्वेश्चन है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है, टीजीटी के बिल्कुल लेवल का नहीं है, सबको पता है इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या ही दूं, है फटाफट बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, अशोक हर्षचरित के लेखक कौन थे, तो हर्षचरित के लेखक कौन थे भाई, हर्षचरित के लेखक सबको पता है बाणभट्ट। हर्षचरित क्या था, हर्षचरित एक बुक थी, ठीक है, हर्षचरित एक बुक थी जो कि हर्षवर्धन के लिए, हर्षवर्धन की कहानी तो मुझे लगता है सबको पता होगी। एंशिएंट हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को जब हम खत्म करते हैं तो हर्षवर्धन से ले करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 6-7 महीने बाद भी हिस्ट्री दोबारा पढ़ाई है, बट मेरा फ्लो अब आ गया लौट के, एक बार शुरू होने की देर है बस सब्जेक्ट को। सुनो देखो, हर्षवर्धन की यदि हम बात करें तो हर्षवर्धन के बारे में सबको पता, 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था भाई, बाणभट्ट था, बाणभट्ट ने इसके लिए हर्षचरित लिखी थी। साथ में आपको हर्षवर्धन के ये इसके काल में जो आपका चीनी यात्री आया था हेंग सांग, है से हर्षवर्धन, है से हयूंग सांग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, है से हर्षवर्धन, है से हयूंग सांग जो है भारत आया था और 629 में आया था, ध्यान रखेंगे 629 में आया था। कई बच्चे कहते हैं 634 में, 634 में वो हरियाणा में आया था, ध्यान रखेंगे। भारत में, दक्षिण भारत में आया था शुरू में, 629 में हर्षवर्धन जो है आ जाता है। हेंग हर्षवर्धन के काल में हयूंग सांग आ जाता है। बौद्ध धर्म के फॉलोवर थे, पहले शिव को मानते थे, बाद में इससे इंस्पायर्ड होकर बौद्ध धर्म को मानने लगे। अशोक जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड 5वीं बैठक थी, देखो हम 4 बैठकें, 4 संगति सब लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन 5वीं बैठक अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो 5वीं बैठक हर्षवर्धन के काल में हुई थी। कहानी सबको पता है यार, मैंने ना बहुत पढ़ा रखी है तुम्हें, यूट्यूब पर भी है ना। हर्षवर्धन है, उसका भाई राज्यवर्धन होता था, भाई की मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठ जाता है। बहन होती है इसकी राजश्री, है ना, राजश्री उसका जो पति होता है, ग्रहवर्मन, राजश्री ग्रहवर्मन, फिर शशांक उसका दुश्मन और फिर मारते हैं, सारी कहानी तुम्हें पता है, ठीक है। हर्षवर्धन की जो फेमस बुक है, जैसे रत्नावली है, नागानंद है, ठीक है, नाग दशक है, रत्नावली है, तो ये इसकी फेमस बुक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ जाती है। हर्षवर्धन संस्कृत में लिखते थे, नाटककार भी थे अपने टाइम में, आप ये कह सकते हो, तो काफी इंपॉर्टेंट जो है पर्सन थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं, तो अशोक ने जो शिलालेख लिखे हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन शिलालेख की भाषा से इंपॉर्टेंट अशोक की लिपियां हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं कई बार। हाँ, ध्यान से देखिए, अशोक आपको पता है भाई, अशोक की बात करें, अपने 99 भाइयों की हत्या करा, गद्दी पर बैठा, सबसे पहले शिलालेख लिखने के लिए जो बंदा प्रसिद्ध हुआ, शिलालेख क्या होता है, पत्थरों पर लिखना, तो पत्थरों पर लिखता था ये।
तो पत्थरों पर लिखने के लिए जो प्रसिद्ध हुआ सबसे पहले, वो कौन प्रसिद्ध हुआ था भाई? अशोक ही प्रसिद्ध हुआ था, यू ऑल नो वेल वेरी, है ना। ईरान के राजा डेरियस, शिलालेख लिखने की इसको जो प्रेरणा मिली थी, ईरान के राजा डेरियस से इसको जो है शिलालेख लिखने की प्रेरणा मिली थी। इसने 7 स्तंभलेख लिखे थे, ऐसे याद करना, 7 स्तंभलेख लिखे थे, 2 लघु अभिलेख लिखे थे इसने, गुजरा और मास्की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट में आ भी चुका है पहले। गुजरा और मास्की, ये इसके 2 अभिलेख थे। मास्की में क्या आता ना, ये कर्नाटक में था, ठीक है, और गुजरा एमपी में था। गुजरा एमपी के अंदर था और मास्की कर्नाटक में था। इसके 2 छोटे अभिलेख माने जाते हैं, ठीक है। साथ में इसने 14 जो बड़े बड़े मतलब वो लिखे थे, जैसे शिलालेख वगैरह, किसी पर कुछ बौद्ध धर्म की शिक्षाएं छपवा दी थी, जिसमें इसका 13वां अभिलेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इसका 13वां अभिलेख है, जिसमें बैटल ऑफ कलिंग, ये क्वेश्चन सीधा सीधा जाता है, कलिंग की बैटल का जिक्र कौन से अभिलेख के अंदर मिलता है? तो कलिंग की बैटल का जिक्र 13वें अभिलेख के अंदर जो है लिखता है। कलिंग 261 ईस्वी में जो कलिंग का वॉर हुआ था भाई, 261 बीसी में हुआ था, आपको पता है। तो 261 बीसी में हुआ था। एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि कलिंग जगह कहां पर है, तो कलिंग जगह आपको ध्यान रखना है उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। कलिंग जगह कहां पर है भाई? उड़ीसा के अंदर है। तो इस तरीके से अब अशोक के अभिलेखों से ज्यादा इसकी लिपि पूछी जाती है। लिपि याद करना, लिपि क्या होता है? किसी भी भाषा को लिखने का चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि कहलाता है। तो बात कर लेते हैं कौन सी लिपि में लिखी थी। इसने ना 3-4 लिपि यूज की थी। एक तो इसने अरमाइक, ठीक है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान करना है, आंसर फर्स्ट वन आपको टिक करना, ब्रह्मी लिपि, ठीक है। सबसे पहले आपको आंसर करना है ब्रह्मी लिपि। ब्रह्मी लिपि अपनी पहली इंपॉर्टेंट लिपि है, क्योंकि इससे पहले जो हड़प्पा की लिपि है उसको तो पढ़ा ही नहीं गया था भाई। हड़प्पा संस्कृति की लिपि कौन सी थी? हड़प्पा संस्कृति की लिपि थी बेस्ट्रोफेदन, बेस्ट्रोफेदन, या जिसको आप बोलते हो भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। इस लिपि को तो पढ़ा ही नहीं गया, पढ़ा ही नहीं गया तो इसको पहली लिपि भी नहीं माना गया, है ना। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट। मछली के आकार के बहुत सारे चिन्ह बने हुए थे हड़प्पा की लिपि में, तो इसीलिए हड़प्पा की लिपि को पहली लिपि नहीं माना गया था। इंस्क्रिप्शंस, पहली जो लिपि माना गया था वो किसको माना गया था भाई? ब्रह्मी लिपि को, और अशोक ने ब्रह्मी लिपि में लिखा है। ब्रह्मी लिपि के साथ साथ इसने कौन सी लिपि यूज करी है भाई? अरमाइक, जो कि आपको पता है ईरान से रिलेटेड थे इसके, तो इसलिए इसने अरमाइक लिपि भी यूज करी है, ध्यान रखेंगे। इसने एक आधा अभिलेख खरोष्टी में भी लिखा है। खरोष्टी जो लिपि है वो दक्षिण भारत की लिपि है, तो एक आधा अभिलेख इसने खरोष्टी के अंदर भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली एक ही ऑप्शन टिक करना पड़े तो आप ब्रह्मी लिपि करेंगे, अदरवाइज आप खरोष्टी और ये वो सारे ऑप्शंस आप टिक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे पाली भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे, ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ थे वो पाली भाषा के अंदर लिखे गए थे। जैन धर्म के जो भी ग्रंथ थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। जैन साहित्य आगम कहलाता था, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक कहलाता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी छोटे छोटे पॉइंट। संस्कृत की बात करें तो गुप्त काल में काफी फेमस हुई थी, ठीक है। गुप्त काल में फेमस हुई थी कौन सी भाई भाषा? संस्कृत। और हिंदी आपको पता है, हिंदी तो बाद में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति भी क्या था भाई? क्वेश्चन तो और भी थे भाई, बीच में मैंने स्क्रीनशॉट तो सारे लिए थे। चलो हाँ आए हुए, क्योंकि मेरे को यूं पता है ना 2019 में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इतिहास के। अब ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस भी किया है, फटाफट बता दो। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाली, क्योंकि मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत 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 आसान है ना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके लिए लिखा था? मैंने तुम्हें खूब पढ़ा रखा है ये वंश बहुत अच्छे तरीके से। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद के अंदर है। किस राजा के लिए लिखा गया था? फटाफट बता दो। उस राजा के 3-4 क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फटाफट बताओ किस राजा के लिए लिखा गया था? अरे भाइयों बंधुओं, इतना आसान क्वेश्चन है, तुम इसको भी सोच के उत्तर दोगे तो मतलब पिटने वाले काम है। मतलब ऐसे क्वेश्चन को भी सोचोगे क्या? देखो, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा था भाई कौन? समुंदरगुप्त। समुंदरगुप्त। एक बच्ची कह रही है ऐसा पेपर है, बेटा ये ओरिजिनल पेपर ही पढ़ा रही हूं मैं आपको,
ये असली पेपर है। एक्चुअली क्या अब आप इतिहास पढ़ चुके हो, पहले आप पढ़ते नहीं थे, इसीलिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आपको जो हिस्ट्री में मैंने ना पढ़ाया हो, बैच में सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। देखो, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिसेन। हरिसेन किसका दरबारी कवि था भाई? समुद्र गुप्त का दरबारी कवि था। गुप्त वंश, गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, याद आ रहा है कुछ कुछ? क्योंकि अब मैं यहाँ पढ़ा नहीं रही आपको डीप में, सिर्फ मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ, उन क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ध्यान से देखो, देखिए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त से 2-3 क्वेश्चन और याद रखना। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये तो सबको पता है भाई। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। ठीक है, ईरान का नेपोलियन पूछ ले तो नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह जिसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में, कोहिनूर हीरा जो लेके गया था, मयूर सिंहासन जो लूट के ले गया था नादिर शाह, उसको कहा जाता है भारत का ईरान का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंपू शैली में लिखता था। ठीक है, समुद्रगुप्त किस शैली में लिखता था भाई? ये ध्यान रखना, चंपू शैली में लिखता था। अब मैडम ये चंपू शैली क्या थी? चंपू शैली थी गद और पद को मिक्स करके लिखना। अब कुछ महान बच्चे कहेंगे मैडम ये गद और पद क्या होता है? हिंदी में पढ़ा होगा। एक होता है ये जो कहानी लिखने का तरीका होता है, एक होता है जो पोएम लिखने का तरीका होता है। तो जो पोइट्री लिखने का तरीका होता है उसको हम पद बोलते हैं, जो कहानी लिखने का तरीका होता है गद बोलते हैं। तो ये गद पद दोनों में मिला के क्या करता था भाई? वो लिखता था, मतलब पोइट्री लिखता था समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन माना जाता है, 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। कहते हैं भाई इसने 100 युद्ध जीता था, एक भी युद्ध ना हारने के लिए प्रसिद्ध था। कौन भाई? समुद्रगुप्त। इसको कविराज कहते थे, ध्यान रखेंगे। इसको क्या कहते थे भाई? कविराज कहते थे, कवियों का राजा, क्योंकि कविताएं भी लिखता था ये, तो काफी इंटेलिजेंट बंदा था। वीणा वादक भी था ये, ध्यान रखेंगे, कुशल वीणा वादक। समुद्रगुप्त एक कुशल वीणा वादक भी था। ये वीणा भी बजाता रहता था, मतलब अच्छी वीणा बजाता था। एक क्वेश्चन आया था अपने टाइम में, इसने ना सिक्के छपवाए थे सोने के, और उन पर ये क्या करता था? गरुड़, ऐसे ऐसे सिक्कों के काफी सारे नाम थे, तो ये क्या करता था? सिक्कों पर अपनी फोटो छपवाता था। क्वेश्चन आ चुका है, कौन से राजे ने सिक्के पर वीणा बजाते हुए फोटो छपवाई थी खुद की? तो समुद्रगुप्त था। मतलब इसने सिक्कों पर अपनी फोटो छपवाई थी वीणा के साथ, तो वो कौन था भाई? समुद्रगुप्त था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट राजा है समुद्रगुप्त, आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं गुप्त वंश में, चंद्रगुप्त सेकंड, है ना। महरौली अभिलेख वाला क्वेश्चन चंद्रगुप्त सेकंड से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट में आने की उम्मीद हो सकती है। महरौली अभिलेख जो कुतुब मीनार के पास है, चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है, जिसके काल में फाहियान आया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान। भैया कौन है जिसको रजिया सुल्तान के बारे में नहीं पता हो? वो हमारी प्यारी रजिया सुल्तान। एवरीबडी नोज अबाउट द रजिया सुल्तान, है ना। रजिया किसकी पुत्री थी भाई? इल्तुतमिश की। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका। रजिया सुल्तान की कहानी सबको पता होगी, लव स्टोरी तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहती है। रजिया सुल्तान, इसका भाई बहराम शाह, इसका प्रेमी याकूब, है ना, घोड़ों का, और इसका जो पति भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया, उससे शादी होगी, कैथल के जंगलों में मारी गई, कहानी खत्म। ज्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। हाँ, तो रजिया सुल्तान किसकी थी भाई? इल्तुतमिश की बेटी थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ ऑप्शन में है। कुतुबुद्दीन ऐबक को तुम भली भांति जानते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का, जो दिल्ली सल्तनत को संभालने वाला पहला बंदा था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ये दिल्ली का पहला सुल्तान नहीं था, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, गोरी का गुलाम था। तो ये कहता भाई मैं दिल्ली का सुल्तान नहीं हूं, क्योंकि मैं तो गुलाम वंश की नींव रखी है, मैं तो गुलाम था। तो आपको पता है ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था भाई कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक बख्तियार खिलजी, 2 गुलाम थे ना इसके। बख्तियार खिलजी वो बंदा था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, जला दिया था सारा का सारा। तो वो इसका 2 थे इसके, मतलब मुख्य रूप से। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सारा दे के चला जाता 1206 के अराउंड। मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान वाला सारा इवेंट पता होगा सबको, तराइन का दूसरा युद्ध। फिर खिज्र खां, तो वो जो अपना सिया वंश था, सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां, जिसका मकबरा हरियाणा के सोनीपत में बना हुआ है, ठीक है। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुब मीनार बनवाया, गलत। कुतुब मीनार नहीं बनवाया इसने सिर्फ कुतुब मीनार की नींव रखी थी। यही तो गड़बड़ कर जाते हो तुम। इसने सिर्फ कुतुब मीनार की नींव रखी थी अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। इसका गुरु था बख्तियार काकी, अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार बनाने का काम तो इल्तुतमिश ने करा था। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और एस्टेट में आ चुका है। कुतुब मीनार बनाने का काम इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन उसकी जो लास्ट 2 मंजिलें वगैरह थी, सही संपूर्ण क्वेश्चन आए ना, कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। तो कुतुब मीनार की नींव रखी ऐबक ने, कुतुब मीनार को बनवाया इल्तुतमिश ने, उसको कंप्लीट किया फिरोज शाह तुगलक ने। फिर कहते हैं ना डेंटिंग पेंटिंग करवाना, घर ले लिया,
उसको पेंट करवाना, डेंटिंग करवाना गंदा हो गया तो सिकंदर लोदी ने किया था। बट आपको ये 3 नाम ज्यादा याद रखने हैं, ठीक है ना। कुतुब मीनार बनवाने में ये 3 ही नाम है। सिकंदर लोदी ने तो सिर्फ कलर पेंट करवाया था, भाई घर गंदा हो गया, भाई कुतुब मीनार गंदा हो रहा है यार दिल्ली का, इसको कलर करवा दो, बस, और कुछ नहीं करवाया सिकंदर लोदी ने, ठीक है। तो 3 राजा हैं। एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को छोड़कर कुतुब मीनार से संबंधित राजा कौन सा है? तो आंसर था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। बहलोल लोदी आपको पता है भाई, लोधी वंश का शासक था। लोधी वंश जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, लोधी वंश। तो लोधी वंश का जो राजा था वो बहलोल लोधी था। और बहलोल लोधी आपको पता है दिल्ली का मतलब एक ऐसा शासक था जो दरबार में जनता के बीच बैठता था, मतलब जनता के बीच बैठता था, सिंहासन पर नहीं बैठता था बहलोल लोधी, मतलब ऐसा बंदा था ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किताबुल हिंद के रचना कौन थे? तो आपको पता है भाई, याद होगा मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के साथ साहित्यकार आया था अलबरूनी, भारत, अलबरूनी और अबुल फजल तो सॉरी अकबर से रिलेटेड था। तो अलबरूनी ने बुक लिखी थी कौन सी भाई? किताबुल हुल, रिटन बाय अलबरूनी, ठीक है। और अमीर खुसरो सबको पता, अमीर खुसरो कौन था? हिंदी का पहला कवि अमीर खुसरो था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में था। वैसे बेसिकली ये कई राजाओं के काल में रहा, लेकिन मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी का कवि माना जाता है इसको, अमीर खुसरो को। तोताए हिंद कहा जाता है। पहेलियां, मुकरिया, गजलें, ये सब इसने जो है पहेलियां मुकरिया लिखी थी अमीर खुसरो ने। और इसने तबला वगैरह को भी इन्वेंट किया था, मतलब अमीर खुसरो ने, ठीक है। तो अलबरूनी ने लिखा था। अबुल फजल आपको पता अकबर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, निम्न का मिलान कीजिए। अब देखो ये मिलान क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप फंस जाते हो 2 मिनट के लिए। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं फंसना है, 1 सेकंड सोचना। मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि मिलान करो क्वेश्चन में आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो मैच करो वाले क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल 100% सही है, जिसको लेके आप बिल्कुल श्योर हो, आप उस ऑप्शन पे जाओ। तो मुझे लगता है सभी बच्चों को पता है कि जो पाल वंश है वो बंगाल से संबंधित है। जितने इतिहास भाई थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो उत्तर भारत के राजवंशीय वंश हैं ये, तो आपको पता है पाल वंश बंगाल से संबंधित है। मैच करोगे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करना, ध्यान से सुनो। तो आपने देखा तीसरे का जो आंसर है ना वो बी है। आपने ऑप्शंस पे जाना है, और देखना है तीसरे का बी कहां पर है, तीसरे का बी कहां है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीसरे का सी है, गलत है। तीसरे का ए है, गलत है। तीसरे का ए है, गलत है। अब ध्यान से दिमाग हो ना किसी में भी, देख लो। आपको आगे ऑप्शन नहीं चेक करने पड़ेंगे, आपको ऑप्शन नहीं चेक करने, आपको इस एक ऑप्शन से भी अपना उत्तर मिल गया, देख लो, एक ऑप्शन से भी। बट हम तो सारे देखेंगे। चोल वंश आपको पता साउथ से रिलेटेड है, तो चोलास तमिलनाडु से रिलेटेड है, तो 4th का डी है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड राष्ट्रकूट आपको पश्चिमी दक्कन से रिलेटेड थे, गुज्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान से रिलेटेड थे, ठीक है ना। तो यहां देखा आपने सिर्फ मात्र एक ऑप्शन से भी अपना आंसर निकल गया। लेकिन आज तक एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट हो गया, एक ऑप्शन सेम दे देगा, यहां भी आपको बी ही दे देगा, तो दूसरे ऑप्शन पे मूव कर जाना भाई। तो इतना तो थोड़ा एफर्ट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन अगेन स्कैन हो गए, हम डिस्कस कर चुके हैं स्वराज पार्टी वाला। हाँ ये सेम क्वेश्चन स्कैन हो गए क्या? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं भाई, क्लियर। तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, ये अभी 2019 का ही पेपर चल रहा है, अभी पेपर 2019 वाला ही चल रहा है, पूरा 2019 का पेपर चल रहा है। अभी 1-2 क्वेश्चन और बाकी हैं। रानी लक्ष्मीबाई पराजित होकर मार दी गई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई कब पराजित हुई थी भाई और उसको मार दिया गया था? तो सबको ये तो पता ही 1857 की क्रांति के बाद। तो सीधी सी बात है 1857। देखो यदि आप पे थोड़ा सा भी मतलब आपने दिमाग लगाना हो ना, क्वेश्चंस को ना भी आए तो ऐसे लगा लोगे कि 1857 में तो रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी, झांसी मर्दानी है ना, खूब लड़ी मर्दानी, झांसी वाली रानी थी, सबको पता है। तो इसका मतलब ये 57 ऑप्शन है, 1700, तो इसका मतलब भाई ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब यहाँ पर जून या जुलाई, तो 18 जून को हुई थी इसकी मृत्यु, ठीक है। 18 जून भी यहाँ पर डेट एडिटिंग कर लेना, 18 जून को हुई थी झांसी की रानी की। अरे तुम आंसर तो नहीं दे रहे बिल्कुल भी। हेलो मैम, हाय मैम, हाय हेलो छोड़ो, मेरे साथ आंसर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 18 जून 1858,
मैं देखती रहती हूँ कमेंट, आंसर बहुत कम बच्चे लिखते हैं और हाय हेलो एवरीवन करते रहेंगे, पता नहीं क्यों करते हो तुम। ठीक है, तो 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पराजित होकर मार दी गई थी। नेक्स्ट चंपारण का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दोबारा स्कैन हो गया क्योंकि मैंने ना स्क्रीनशॉट लिए थे ना सारे पेपर्स के जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है शाहजहां की माता थी, ये नया क्वेश्चन है, इसको याद करना, एड ऑन करना, ये मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ एक क्वेश्चन। शाहजहां की माता राठौड़ की राजकुमारी थी, ठीक है, तो दिस इज न्यू क्वेश्चन जो मैंने शायद नहीं पढ़ा है, बाकी एक एक क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा रखा, मैं खुद ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ जो मैंने नहीं पढ़ा है, तो आप इसको याद कर लो भाई, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन तो नया आता ही है हर बार। तो शाहजहां की जो माता थी उसका नाम था राठौड़ राजकुमारी, मतलब नाम नहीं सॉरी, वो राठौड़ वंश से रिलेटेड जो है राजकुमारी थी, तो आप इसको अपनी नॉलेज के अंदर एड ऑन कर लो, राठौड़ राजकुमारी। हाँ, ये क्वेश्चन है, कई बार बात किया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक नगर पूर्व सिराज के नाम से जाना जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है पूर्व का सिराज, किसको कहा जाता है भाई? जौनपुर। अब ये पेपर शुरू हो गया 2020, सुनिए भाई ध्यान से, 2000 अब तक जो हमने पेपर डिस्कस किया वो 2019 का पेपर डिस्कस किया था, और इतिहास का एक क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं पढ़ा रखा कोर्स में, ये राठौर वाला, शाहजहां की माता, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने इतना डीप शाहजहां पढ़ा रखा, मुगल तो मैं इतना मजे से पढ़ाती हूँ, और मुझे नहीं पता था ये मुगलों में मतलब इसकी माता का वंश भी पूछ लेगा, आगे से ये भी पढ़ा दिया करेंगे, है ना। तो राठौड़ राजकुमारी, बट अब तो सिलेबस से कट ही गया 7th क्लास मुगल, बट स्टिल क्या पता, कंपटीशन का कोई भरोसा नहीं होता, हम तो पढ़ाएंगे, मुझे तो मजा आता है पढ़ाने में। तो ये एक नया क्वेश्चन था 2019 में, बाकी आपको 2019 के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो नाउ वी विल मूव ऑन 2020। अब जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये यहाँ से शुरू हो गया, क्योंकि 91 से क्वेश्चन शुरू होते हैं ना, तो 3-4 क्वेश्चन ऊपर हिस्ट्री पॉलिटिकल के थे, 97 से इतिहास का शुरू हुआ था। अब जो पेपर डिस्कस कर रही हूँ मैं 2020 का पेपर है ये, ठीक है, ये अच्छा पेपर है, देख लो। तो पहला क्वेश्चन सबको ही आता है, पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। अगला क्वेश्चन है क्रम अनुसार बनाए, ये एक मिनट, आपको यहाँ पर कुछ घटनाएं दी गई हैं फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के रिलेटेड कुछ घटनाएं यहाँ पर दी गई हैं, आपको उन घटनाओं को क्रम से लगाना है। देखिए अब मान लो किसी ने फ्रांस की क्रांति नहीं पढ़ रखी, सपोज आपने फ्रांस की क्रांति नहीं पढ़ रखी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता, जब भी किसी चीज को क्रम से लगाने के लिए दिया जाए तो आप सोचो यार पहले क्या हुआ होगा, पहले क्या हुआ होगा, फिर आप उनको क्रम से लगा सकते हो। तो आप सबसे पहले देखो बास्तिल, ये एक जगह था जहां पर मतलब आंदोलन वगैरह ये होते रहते थे क्रांति के दौरान, तो इस पे काफी सारे झगड़े वगड़े लड़ाइयाँ होती रहती थी इस जगह पे। तो ये बात, राष्ट्रीय असेंबली का गठन, फ्रांसीसी गणराज्य का स्थापना, और मानव अधिकारों की घोषणा। अब देखो सबसे पहले मतलब कोई भी गणराज्य यदि स्थापित हो रहा तो वो लास्ट में होएगा, तो सीधी सी बात है सबसे पहले आप कुछ भी काम करने लगोगे तो आप किसी असेंबली का गठन करोगे, सोच के देखो। तो पहला ऑप्शन आना चाहिए बी, आप सबसे पहले क्या करोगे भाई, किसी भी असेंबली का गठन करोगे, बै आना चाहिए। तो बै इसमें है, बै इसमें, इन दो में नहीं है, इन दो को एलिमिनेट कर दो, कहानी यही खत्म। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले आपने क्या किया भाई, राष्ट्रीय असेंबली का गठन हुआ, फिर वहां पर क्या हुआ था, बास्तिल का पतन हुआ था। बास्तिल मतलब एक जगह थी जहां पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान काफी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते थे, मतलब एक कैद खाना टाइप था, बहुत सारे लोग यहाँ पर कैद वैद कर लिए गए थे। फिर धीरे धीरे सबने कहा भाई ये गलत है, और ऐसे भाई जब क्रांति हो रही थी तो फ्रांसीसी क्रांति 1789, ठीक है, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, ध्यान रखना, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, क्योंकि फ्रांस में आपको पता 3 वर्गों में समाज बटा हुआ था, तो हमेशा अपर वर्ग की सुनी जाती थी, तो फिर ये नारा दिया गया था समानता स्वतंत्रता बंधुत्व। 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो बास्तिल में मतलब एक जगह थी, कैद वैद कर लेते थे, तो भाई सबने कहा इसको बंद करो, इस किले को, ये बकवास है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका पतन हो गया था। फिर भाई सबने कहा भाई ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, मानव अधिकारों की घोषणा कर दी गई थी, और फिर फ्रांस में क्या हो गया था, गणराज्य की स्थापना हो गई थी। तो बी ए द स, है, तो ऑप्शन रहेगा 3, ऑप्शन क्या रहेगा 3, ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा भाई 3, शाबाश। 14 जुलाई 1789 फ्रांसीसी क्रांति का डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इतना आसान क्वेश्चन है दुनिया का, और मैं इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलती, पूछो मैं इस क्वेश्चन को क्यों नहीं बोलती, क्योंकि कभी जमाना कोई मेरा बहुत पहले एक पेपर हुआ था, तो तब मैं इतिहास नहीं पढ़ाती थी, मतलब बहुत पुरानी बात बता रही हूँ, तब मैं इतिहास नहीं पढ़ाती थी, और ये इतना आसान क्वेश्चन यार, मतलब दुनिया में कौन इस क्वेश्चन को भी गलत करके आ सकता है, मुझे ऐसे लगता है यार इस क्वेश्चन को भी कौन ही गलत करेगा, और मैं ही क्वेश्चन को हमेशा याद रखती हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन गलत हुआ था, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी औपचारिक रूप से, तो सबको पता है
मतलब बस मैं यही गलती करके आई थी, मुझे ये तो पता था 1929 का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, और मुझे ध्यान है मैं कलकत्ता अधिवेशन लगा के आई थी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भूलती नहीं हूँ कभी भी, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन, तो बस यहाँ से आपको यही क्वेश्चन याद रखना है। देखो फिर बोल गई कलकत्ता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज्य की मांग, ठीक है, तो पता होगा आपको रावी नदी के किनारे लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, तो लाहौर अधिवेशन आएगा, ध्यान रखना, मेरे को पक्का याद रहता है, मैं कलकत्ता करके आई थी तो मैं भूलती नहीं हूँ, आप ये गलती मत करना भाई। अब तो तुम्हें मैं पढ़ाने वाली हूँ, मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं था, हम सेल्फ स्टडी करते थे, ठीक है। केवीएस में ही शायद मैं गलत करके आई थी, क्योंकि 2000 वही 13 वाली मैंने कहा तब मैं इतिहास नहीं पढ़ाती थी। तो लाहौर अधिवेशन, तो 2 क्वेश्चन का आंसर रहेगा भाई, 2 आपका लाहौर अधिवेशन से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड। नाबार्ड क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये तो स्कैन हो गया, ये तो शायद इतिहास का क्वेश्चन नहीं है भाई, बट वैसे पता है मुझे। नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आपको पता है इट्स कॉल्ड नाबार्ड। नेक्स्ट है बंबई को बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया था? बंबई को बंबई प्रेसिडेंसी की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू रिमेंबर द डेट, 1819, ठीक है। तो 1819 में बंबई प्रेसिडेंसी को क्या कर दिया गया था भाई? राजधानी घोषित कर दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को आप याद करना एज इट इज 1819, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाइए। महात्मा गांधी की घटनाएं हैं, अभी अभी हमने डिस्कस की हैं महात्मा गांधी घटनाएं, फटाफट बता दो। अब देखो, अब इनको करने का भी मैं शॉर्टकट बताती हूँ। मान ले तुम्हें सारी घटनाएं नहीं पता, तुम्हें सारी घटनाएं नहीं पता, कौन सी घटना कब हुई थी तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये तो पता है। वैसे एक चीज मैंने देखी है, कॉमन सेक्शन को देखने के लिए बहुत बच्चे आते हैं, है ना, सब्जेक्ट में स्पेशली बच्चे होते हैं बस सब्जेक्ट वाले। देखिए ललिता तैन, आप मेरे चैनल पे नए हो क्या? मैम इंग्लिश ग्रामर की मैराथन कब करवाओगे? भैया थैंक यू सो मच, इंग्लिश ग्रामर की मैराथन पे 3 लाख व्यू हो चुके हैं, टॉप क्लास चल रही है वो मेरी चैनल की। और ललिता पूछ रही है मैम मैराथन कब करवाओगे? इंग्लिश ग्रामर की मैराथन 2 भागों में करवा चुकी हूँ, एक 10 घंटे क्लास और एक 5 घंटे क्लास है। अब भी बोल रही हूँ 15 में से 12 क्वेश्चन आपको उस क्लास के अंदर से मिलेंगे, उस क्लास को कोई बच्चा मिस मत करके जाना। और मैंने एक चीज देखी है, पार्ट 1 तो 3 लाख लोगों ने देख लिया, मुझे तो ये समझ नहीं आती पार्ट 2 अब तक 1 लाख ने भी नहीं देखा, तो पार्ट 2 क्यों नहीं देख रहे तुम? पार्ट 2 भी इतना इंपॉर्टेंट है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को करने का भी तरीका बताती हूँ। तुम्हें मान लो सारी घटना नहीं पता, लेकिन भैया तुम्हें जलियांवाला बाग तो पता ना, बच्चे बच्चे को पता भाई जलियांवाला बाग कब हुआ था, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, सबको पता जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हमें दिमाग में ये आएगा कि आखिर में दया होना चाहिए। देखो कितने आसानी से आप इन क्वेश्चंस को ऐसे करना होता है। अब देखो भाई जलियांवाला बाग दय आएगा लास्ट में, तो इसमें दय है लास्ट में, काट दो इसको, इसमें दय है लास्ट में, नहीं काट दो इसको। ऑप्शन हमारे सामने सिर्फ 2 बच गए, ऑप्शन हमारे सामने सिर्फ 2 बच गए। फिर चंपारण सत्याग्रह मैंने अभी अभी बताया था 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था भाई। 1900 हुआ क्या था आपको पता है? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था 1907 में? सूरत अधिवेशन, जिसके अंदर जो गरम दल और नरम दल, कांग्रेस में 2 पार्टीज थी, जिसमें गरम दल कांग्रेस छोड़ के भाग जाता है, ठीक है। तो गरम दल कांग्रेस छोड़कर भाग जाता है, और जब गरम दल कांग्रेस छोड़कर भाग जाता है तो ऐसे में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो ध्यान रखना सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन माना जाता है, और दोबारा से गरम दल कांग्रेस में आ गया था 1916 में। अंबिका चरण मंजूमदार उस टाइम अध्यक्ष थे, अंबिका चरण मंजूमदार, नाम से औरत लग रहा है लेकिन आदमी था, ये ध्यान रखेंगे, अंबिका चरण मंजूमदार, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष तो सबको पता है एनी बेसेंट बनी थी 1917 में, ठीक है। तो ये अधिवेशन 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मंजूमदार जो है इसके अध्यक्ष थे, और वहां पर रास बिहारी घोष थे आपके। और यहाँ पर जो गरम दल है वो वापस आ जाता है, तो इसको लखनऊ पैक्ट बोला गया था 1916 में। ये 1917 में खेड़ा सत्याग्रह, आपको पता है बारडोली के जो किसान हैं उनसे रिलेटेड महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल जब मिले थे, तो ये 1918 का इवेंट है। तो सबसे पहले आपका बै आएगा, फिर से आएगा, फिर ए आएगा, तो बै से ए दे, तो आंसर रहेगा भाई 3। आंसर रहेगा क्या आपका? 3 रहेगा आपका आंसर इसका, इस घटना का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? 3 रहेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं। थैंक यू सो मच प्रियंका, स्टेटस पर मैम मैंने आपका ये सेशन लगा दिया है। थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर योर
अपडेशन फॉर मी। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये तो 1 मिनट, 2021 का क्वेश्चन आ गया। वेट वेट, मैंने ना क्वेश्चन आगे पीछे स्कैन कर लिए मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि 2021 का क्वेश्चन है। 2020 के 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, स्कैन किए थे मैंने। 1-2000 क्वेश्चन ये आया था, शायद आगे आ जाएंगे क्योंकि मैंने स्कैन सारे किए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं। रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? रूस में खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई थी? तो खूनी रविवार, अब देखो नाम से ही कुछ दिमाग में आ गया, खूनी रविवार। इसका मतलब यहाँ पर क्या था, एक भीड़ थी, मतलब दलित थे, मजदूर थे, उनकी बीवियां थे, उनके बच्चे थे, उनके ऊपर रविवार को एक हमला हुआ था, मतलब रविवार पर। तो वो जो है कहा गया था खूनी रविवार। तो ये घटना तभी हुई थी जब बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, 1905 में। लेकिन 1905 सबको याद है, दिन भी याद कर लेना, 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1905 को हुई थी रूस में खूनी रविवार की घटना। 22 जनवरी 1905 को हुई थी, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय हाय मेरा फेवरेट, अलाउद्दीन खिलजी की मतलब फेवरेट वैसे नहीं है, बट मतलब पढ़ाने में मजा आता है। खलबली खलबली हो गया है दिल। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अलाउद्दीन खिलजी को कौन नहीं जानता भाई? अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान होगा अलाउद्दीन खिलजी का कॉन्सेप्ट सबको। इसका जो दादा था, दादा नहीं भाई, चाचा, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। वो तुगलक वंश के बाद जो गद्दी पर आया था आपका जो है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी थे भाई, और जलालुद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा, एक क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जलालुद्दीन खिलजी का जो क्वेश्चन है, तो हाँ, जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, आपको ध्यान रखना है। मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में। और जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया तो ऐसे में क्या हुआ, एक सेकंड दरवाजा बंद कर दूं, बाहर शोर बड़ा जा रहा मेरा। हाँ, तो जब देखो मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था तो भाई उनके आक्रमणों का सामना करने वाला कोई नहीं था। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कौन है जो इनके आक्रमणों का सामना करेगा? तो इसका भतीजा था जिसका नाम था अली गुरशाप, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था जिसका नाम था अली गुरशाप, क्योंकि ये चाचा था इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से 2-4 इकट्ठे इकट्ठे 7-7 क्वेश्चन, इसीलिए बता रही हूँ मैं इनकी कहानी थोड़ी सी तुम्हें। हाँ, तो अली गुरशाप जो है इसका चाचा था। और अली गुरशाप ने क्या किया भाई, अली गुरशाप ने कहा कि भाई देखो बात यह है कि मैं हूं मंगोलों के आक्रमण का सामना करने वाला। ये अली गुरशाप और कोई नहीं, अलाउद्दीन खिलजी का ही नाम था, ठीक है ना। पहले राजा बनने से पहले अली गुरशाप बोलते थे, राजा बन के अलाउद्दीन खिलजी बन गया भाई, ये मान लो। फिर ये मंगोलों के आक्रमण का सामना करता है और मंगोल इनके धर्म को अपनाकर, इस्लाम को अपनाकर वहीं रह जाते हैं। तो इसीलिए मंगोलों को कहा गया नव मुस्लिम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि नव मुस्लिम किसके समय में भारत में बसे थे? जलालुद्दीन खिलजी के समय में नव मुस्लिम कौन थे? मंगोली थे। अब ये हीरो बन गया भाई, मंगोलों को जीताया। मंगोलों के, तो क्वेश्चन का डिफरेंस समझना, मंगोलों के आक्रमणों का सामना किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब लोग इसके फैन हो गए, भाई तूने जीत लिया मंगोलों को, तूने तो जीत लिया मंगोलों को, तू तो बड़ा जबरदस्त है, ये है वो है, और लोग फिदा हो गए इसके ऊपर। और लोगों ने जैसे इसके ऊपर लोग फिदा हुए थे, इसके चाचा कहता भैया तूने तो बड़ा अच्छा काम किया, बता तुझे क्या चाहिए? तो कहता चाचा जान मेरी शादी करवा दे इससे, तेरी लड़की से। तो मुस्लिम्स में होता है ऐसे। तो भाई ये चाचा जान से अपनी इसकी लड़की की क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। मतलब इसकी लड़की, मतलब चाचा की लड़की इसकी बीवी बन जाती है। यहां से एक क्वेश्चन है जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये चाचा तो था ही, लड़की से शादी करके क्या बन गया? ससुर बन गया। लड़की से शादी करके क्या बन गया भाई? ससुर भी बन गया। अब भैया जब ये ससुर बन गया तो क्वेश्चन आता है, इतिहास में ऐसा कौन सा राजा है जिसकी हत्या उसके दामाद और उसके भतीजे के द्वारा की गई थी? इतिहास में ऐसा कौन सा राजा है जिसकी हत्या उसके दामाद और उसके भतीजे के द्वारा की गई थी? तो कौन सा राजा है, बता दो फटाफट। अलाउद्दीन खिलजी, है ना, क्योंकि नहीं सॉरी जलालुद्दीन खिलजी। और उसका दामाद और भतीजा कौन हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, पता होगा सबको। फिर गद्दी पर बैठ गया था। फिर गद्दी पर बैठ गया तो कहता भाई मैं सिकंदर की तरह शक्तिशाली हूं, जैसे सिकंदर है दुनिया में वैसा ही मैं हूं। तो इसने अपने आप को क्या कहा था? सिकंदर सानी, ये सिकंदर द्वितीय। ध्यान रखना इतिहास में सिकंदर सानी, सिकंदर के समान, सिकंदर द्वितीय किसको कहा जाता है? ठीक है। तो मतलब सिकंदर सानी या सिकंदर द्वितीय इतिहास में किसको कहा जाता है भाई? इसी को कहा जाता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। किसी ने नहीं कहा, खुद ने कहा। बोलो सिकंदर द्वितीय की जय हो।
फिर आपने पता भाई इसने सेना में स्थायी व्यवस्था कर दी थी, नगद वेतन शुरू कर दिया था, बाजार नियंत्रण कर लिया था, दिल्ली का अर्थशास्त्री, गड़ी चराई नामक कर चला दिए गए थे, मतलब बहुत सारे काम जो है इसने कर दिए थे। सेना में हुलिया पर था, आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारे काम इसने कर दिए थे। अब ये पूछना चाह रहा है कि सैन्य व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना के निर्माण की, बिल्कुल। स्थायी सेना का मतलब क्या होता, परमानेंट सेना, जिसको ये नगद वेतन देता था, तो बिल्कुल की भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए सीरी नामक शहर बसाया, बिल्कुल बसाया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू कर दिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। नगद वेतन देने की शुरुआत पहली बार इसी ने करी थी। अब यहाँ पर एक शब्द और आया तुम्हारे सामने, एकता। अरे मैडम ये एकता क्या है बता दो। एकता प्रथा क्या थी? ई से एकता, ई से इल्तुतमिश, ई से एकता, ईद से इल्तुतमिश। जो एकता प्रथा है वो किसने शुरू की थी? एकता ई से इल्तुतमिश, ई से एकता, तो एकता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू की थी। मतलब एकता प्रथा क्या थी, जैसे कि काम के बदले आप भूमि वगैरह के टुकड़े दे देते थे, डेट इज एकता प्रथा। तो एकता प्रथा, इसने कहा यार ये क्या मचा रखा है, भूमि टुकड़े ये वो बकवास, वेतन दो, बंदा काम कर रहा, महीने वाले दिन तनख्वाह ले चल, है ना, पर डे तनख्वाह ले, कैसे मर्जी तनख्वाह ले। तनख्वाह लेने का ट्रेंड अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो तीनों ही ऑप्शन सही है। इसने पूछा भाई कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, सही है, तो तीनों के तीनों ऑप्शन ही क्या है आपके, सही है, ठीक है, शाबाश। चलो तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन, तो आंसर रहेगा 4, ए बी एंड 3। ए बी एंड 3 सारे ऑप्शन क्या है इसके, सही हैं। भूरास्व महालवाड़ी प्रथा के प्रतिपादक कौन थे? तो आपको पता भाई महालवाड़ी प्रथा, महाल किसानों को कहते थे। महालवाड़ी प्रथा होल्ट मैकेंजी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। होल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्टिंग में महालवाड़ी प्रथा को शुरू किया गया था, फिर इसको आगे बढ़ाया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ठीक है। इस प्रथा को आगे बढ़ाने का काम लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी किया था, बट स्टार्टिंग में होल्ट मैकेंजी ने इस प्रथा को शुरू किया था। फिर आपको पता लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व सुधार, मैंने आपको करवा रखे हैं, रीड व मुनरो ने भू राजस्व सुधार किए थे, ठीक है। तो होल्ट मैकेंजी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद इट्स नॉट रिलेटेड टू हिस्ट्री। मेक इन इंडिया का संबंध किससे है? वैसे आपको पता है मेक का मतलब होता है कुछ बनाना, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर को बोलते हैं निर्माण करना, तो मेक इन इंडिया का संबंधित किससे है? विनिर्माण क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन सूफी नक्शबंदी सिलसिले से जुड़ा हुआ नहीं था? ये कोई सूफी संत है, और ये वाला जो वीडियो है मैंने सीमा मैम का डलवा रखा है, इवन यूट्यूब पे भी और ऐप के ऊपर भी। सूफी संतों से रिलेटेड कौन सा सिलसिला नहीं था? तो ये जो शाह वलीउल्लाह, ये सब इस सूफी संतों का नक्शबंदी सिलसिले से रिलेटेड था। शेख शफरुद्दीन इस सिलसिले से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने के लिए योजना बनाई थी? जर्मनी को आर्थिक संकट से उबारने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड थी। तो रैयतवाड़ी प्रथा, सब्सिडरी नहीं, वो तो अलग थी यार। स्थायी बंदोबस्त, सॉरी, स्थायी बंदोबस्त रिलेटेड था किससे भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड था। स्थायी बंदोबस्त रिलेटेड था किससे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 में दिया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। मार्टिन योजना, बर्ड योजना या मार्टिन योजना रीड और मुर्नो के द्वारा दी गई थी। तो निम्नलिखित में से किस देश में जर्मनी के आर्थिक संकट से उबारने के लिए डॉब्स योजना बनाई गई थी? तो डॉब्स योजना किस देश को मतलब हेल्प की थी? तो किस देश से रिलेटेड थी भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक है, यूएसए से रिलेटेड थी। अरे रीड, एक मिनट, देखो मेरे दिमाग में तीनों योजनाएं हैं, दिमाग से स्किप हो रही है। सबसे पहली है स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त है 1793 में, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। फिर थी रैयतवाड़ी प्रथा, जो रीड व मुनरो के द्वारा ली गई थी। फिर थी आपकी बर्ड योजना, जो कि मार्टिन बर्ड, ठीक है। तो रैयतवाड़ी प्रथा रीड व मुनरो के द्वारा लागू की गई थी, रैयतवाड़ी प्रथा, ठीक है। ध्यान रखेंगे तीनों प्रथाएं, ये तीनों ही है, इंपॉर्टेंट, याद आती है, मतलब जो एग्जाम में पूछ जाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका रहेगा इसका। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना, तो फैक्चुअल में क्या ही मैं समझाऊं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी भाई। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन में कुछ है नहीं समझाने का। अलाउद्दीन खिलजी की विजय का वर्णन का सही क्रम में लगाइए। अलाउद्दीन खिलजी की जो विजय है उनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले 1393 के आसपास ये सबसे पहले किस पे गया था भाई? सबसे पहले ये गुजरात विजय पे गया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो सबसे पहले गुजरात विजय पर गया था। गुजरात विजय के बाद ये रणथंबोर विजय पे गया था, ठीक है। गुजरात विजय के बाद ये रणथंबोर पे गया था।
उसके बाद इसने चित्तौड़गढ़ पर विजय पाई थी, और लास्ट में इसने देवगिरी पर जो है विजय पाई थी। ठीक है, तो लास्ट में इसने देवगिरी पर सबसे पहले गुजरात विजय के दौरान एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, कोहिनूर हीरा मिला था इसको। ठीक है, गुजरात विजय के दौरान एक तो कोहिनूर हीरे वाला इवेंट है जो ये गया था वहां पर गुजरात वाली साइड में। तो रुद्रदेव प्रताप नाम का राजा था, रुद्रदेव प्रताप नाम का राजा, जिसने इसको कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां का। तेलंगाना अभियान वगैरह पे गया था। एक है ना, ये वहां से एक बंदा लेके आया था, जब ये तेलंगाना अभियान पे जाता है तो बंदा लेके आता है जिसका नाम होता है मलिक काफूर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तेलंगाना अभियान के दौरान ये मलिक काफूर लाता है। यहां से क्वेश्चन पता क्या इंपॉर्टेंट आता है, 1000 दिनारी किसको कहा जाता है इतिहास में, तो 1000 दिनार में खरीद के लाया था ये मलिक काफूर को। मलिक काफूर वैसे तो एक किन्नर था, हिजड़ा था, बट इसके साथ बहुत जबरदस्त तरीके से रहता था। 1000 दिनार में खरीद के लाया था। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से उसका नाम अशोक उल्लेखित है किस अभिलेख में, तो अशोक के नेतुर अभिलेख के अंदर उसका नाम क्या है, नेतुर अभिलेख के अंदर उसका नाम क्या है भाई, अशोक है। और एक क्यों है इसका नाम, ध्यान से सुनिएगा, अशोक ने जो अभिलेख लिखे ना, अपना नाम उसमें देवान पीएम लिखवाया। अशोक अभिलेखों पर अपना नाम अशोक नहीं लिखता था, अशोक अपने अभिलेखों पर अपना नाम देवान पीएम लिखता था। ये क्वेश्चन आ चुका है, देवान पीएम, तो देवान पीएम लिखता था ये अपने अभिलेखों पर अपना नाम। तो जब ये अपने अभिलेखों पर अपना नाम देवान पीएम लिखता था तो इसका अभिलेख था उस पर, ये नेतुर अभिलेख पर इसने अपना नाम अशोक लिखा था। और एक और अभिलेख था जिसमें इसका नाम अशोक मिलता है, बाबरू अभिलेख से तो इसके बौद्ध होने की पुष्टि मिलती है। ठीक है, बाबरू अभिलेख जो राजस्थान में है इसके बौद्ध होने की पुष्टि मिलती है। और शायद ये गुजरा और मास्की अभिलेख थे, उसमें इसने अशोक ही लिखवाया था शायद नीचे। एक अभिलेख था, मुझे है ना दिमाग से कैसे स्किप हो सकता है, एक और अभिलेख था नेतुर के अलावा, एक अभिलेख और था जिसमें अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा था। मतलब जैसे ऐसे शिलालेख लिख दिया, ठीक है, शिलालेख में नीचे ये लिखता था देवान पीएम, हर बार लिखता था देवान पीएम। लेकिन एक अभिलेख था नेतुर और एक अभिलेख और था, मुझे देखो, और मैंने कितनी बार रटवा के पढ़वा रखा है भाई, कोई बैच का स्टूडेंट है तो बताओ, क्योंकि कई बार स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है। और मैं यूं बोलती हूँ, इस अभिलेख में अशोक ने अपना नाम अशोक लिखा, फिर बच्चे कहते हैं मैडम ऐसा कैसे, क्योंकि सब में ये देवान पीएम लिखता था। और देखो मेरे ना दिमाग के अंदर चल रहा है, मतलब वो शब्द, मतलब या तो गुजरा और मास्की लग रहा है मुझे, गुजरा और मास्की अभिलेख में ही अशोक ने अपना नाम अशोक लिखवाया था शायद। ठीक है, तो अशोक ने अपना नाम अशोक, गुजरा और मास्की अभिलेखों में ही अशोक का नाम अशोक मिलता है, और बाकी सब में क्या मिलता है, देवान पीएम। तो यहाँ पर नेतुर अभिलेख है, ये भी ध्यान रख लेना, इसमें भी इसने वो ही था, गुजरा और मास्की ही है, गुजरा और मास्की अभिलेख में अशोक ने अपना नाम अशोक लिखवाया, गुजरा और मास्की ही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, नेतुर शिलालेख में अशोक का नाम क्या मिलता है भाई, अशोक। एंड द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा निशंभु सुदिनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था, तो निशंदुनी देवी मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो विजाल्य चोल ने करवाया था। किसने करवाया था भाई, विजाल्य चोल ने करवाया था। ठीक है, विजाल्य चोल ने करवाया था, ये ध्यान रखना। एक ये पुलकेशिन सेकंड है, ये काफी इंपॉर्टेंट बंदा है पुलकेशिन सेकंड, क्योंकि ये वो बंदा है जिसकी हर्षवर्धन से लड़ाई हुई थी। इसका एक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एहोल अभिलेख, कई बार क्वेश्चन आया है। एक मिनट, रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था, रवि कीर्ति के द्वारा, इसका दरबारी कवि था रवि कीर्ति, एहोल अभिलेख। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आता कई बार। एक एहोल है, एक एरण है, गलत मत करना, एक एरण अभिलेख है, एक एहोल अभिलेख है। तो एहोल अभिलेख तो पुलकेशिन सेकंड से रिलेटेड था, एहोल अभिलेख किससे रिलेटेड था, पुलकेशिन सेकंड से, जो कि इसके कवि रवि कीर्ति ने लिखा था, जो कर्नाटक वगैरह में आपको मिलता है। ठीक है, साथ में एक अभिलेख था भाई एरण अभिलेख, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एरण अभिलेख वो है जो भानुगुप्त के टाइम में मिलता है, गुप्त वंश का राजा है भानुगुप्त, 570 के अराउंड मिलता है ये। तो एरण अभिलेख के अंदर क्या है, सती प्रथा के साक्ष्य मिले थे। तो ये कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं एहोल और एरण में, तो ध्यान रखिएगा